नमस्कार, स्वागत। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती के इस अंक के साथ मैं हूं नवोदिता मिश्रा। दोस्तों, आज का युग प्रगति का युग है, लेकिन साथ ही ये बेचैनी, संघर्ष और कुछ हद तक असहिष्णुता का भी समय है। ऐसे में हमें आवश्यकता है उन मार्गदर्शक विचारों की जो हमें भीतर से शांत करें और बाहर की दुनिया को भी बेहतर बना सकें। और यही विचार मिलते हैं बौद्ध साहित्य में। बुद्ध ने कहा था, घृणा से कभी घृणा समाप्त नहीं होती, घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है, और यही शाश्वत धर्म है। ये विचार न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देते हैं, बल्कि हमें ये भी सिखाते हैं कि समाज में कैसे सौहार्द और सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जाए। जब बुद्ध ने कहा अप्प दीपो भव, तो वो केवल आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसे संसार की कल्पना कर रहे थे जहां हर व्यक्ति अपने भीतर शांति का दीप जलाए। आज जब समूचा विश्व अशांति, संघर्ष और तनाव के विभिन्न रूपों से जूझ रहा है, ऐसे समय में बौद्ध साहित्य हमें आंतरिक शांति, करुणा और सह अस्तित्व का मार्ग दिखाता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं केवल धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक व्यवहारिक जीवन दर्शन है। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित जातक कथाएं हों, धम्मपद के सूत्र हों या महायान और थेरवाद परंपराओं की शिक्षाएं हों, वो हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक निरंतर अभ्यास है, अपनी सोच में, वाणी में और आचरण में। आने वाली बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आइए हम सब मिलकर इस शांति के संदेश को न केवल सुने, बल्कि उसे अपने जीवन में भी उतारें। सुनते रहिए साहित्य भारती। समय की रेत पर कुछ पदचिन्ह ऐसे होते हैं जो लहरों से नहीं मिटते। वो स्मृति की मिट्टी में अंकित होकर कालजयी बन जाते हैं। हिंदी आलोचना की विराट परंपरा में डॉक्टर निर्मला जैन एक ऐसा ही नाम है, जिनकी दृष्टि में विवेक था, जिनके शब्दों में ताप था और जिनकी मौन उपस्थिति बौद्धिकता की रोशनी बनकर बरसती थी। बीती 15 अप्रैल को उनका देहावसान हो गया। साहित्य भारती की आज की पहली प्रस्तुति में हम प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं स्मृति के उस कोमल फिर भी तेजस्वी तल में, जहां उनके शिष्य दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामेश्वर राय उन्हें नमन कर रहे हैं अपने शब्दों से, अपने अनुभवों से और अपने हृदय की नम भाव भूमि से। ये केवल एक श्रद्धांजलि नहीं है, एक गूढ़ संवाद है, एक गुरु और शिष्य के बीच, विचार और संवेदना के बीच। आइए सुनते हैं प्रोफेसर रामेश्वर राय को स्मृति निर्मला में। प्रोफेसर निर्मला जैन यह संज्ञा एक पितृसत्तात्मक सामाजिक जलवायु में एक स्त्री की स्वतंत्र पहचान अर्जित करने की कहानी है। बीए के दौरान ही विवाह, संतान और पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए उन्होंने एमए से पीएचडी तक का सफ़र पूरा किया। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से पहली डिलीट शोधार्थी बनी। 1956 में लेडी श्रीराम कॉलेज से उन्होंने अपनी अध्यापकीय यात्रा की शुरुआत की। 14 वर्षों बाद 1970 में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आईं। मैं 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में एक विद्यार्थी के रूप में दाखिल हुआ और 1983 में बीए करने के बाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एमए करने के लिए आया। एक अध्यापक के रूप में निर्मला जैन की 3 विशेषताओं ने विशेष तौर पर आकर्षित किया। एक तो वे अपनी प्रस्तुति को लेकर बेहद संवेदनशील, सजग और चैतन्य दिखीं। उनके उच्चारण में और उनकी अभिव्यक्ति में एक पारदर्शिता, स्पष्टता और
विचारों में किसी भी प्रकार का ढुलमुलपन नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने हमें काव्यशास्त्र पढ़ाया, पश्चिमी काव्यशास्त्र। उन्होंने मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पढ़ाई और उन्होंने हमें अंधायुग पढ़ाया। इस तरह 1983 से 85 के बीच में वे हमें पढ़ाती रहीं और 1986 में मैं एमफिल के दौरान उनके शोध विद्यार्थी के रूप में दाखिल हुआ। एक अध्यापक के रूप में मैडम निर्मला जैन में कई ऐसी विशेषताएं थीं जिनका प्रभाव मेरे ऊपर गहराई से पड़ा। एक तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच जो एक गरिमामय संबंध होता है, उस संबंध को लेकर वे काफ़ी सावधान और स्थिर थीं। पूरे विश्वविद्यालय में वो अपनी सख्ती के कारण जानी जाती थीं। लेकिन अगर विद्यार्थी समझदार है, उसमें साहित्य को समझने की प्रतिभा और साहित्य को समझने की संभावना है, तो वे अपने विद्यार्थियों के साथ संवाद का संबंध भी स्थापित करती थीं। बाद में पीएचडी के दौरान एक नए तरह के अनुभव की शुरुआत हुई। सामान्यतः हिंदी विभागों में पीएचडी एक परिचित, अभ्यस्त, दैनिक और अनुर्वर किस्म का काम है, लेकिन पीएचडी की थीसिस को, उसके अध्यायों को मैडम ने जिस गहराई से, जिस ईमानदारी से, जिस सजगता से और जिस सावधानी से देखा, वो अपने आप में एक नज़ीर है। वे वाक्य की संरचना ही नहीं बल्कि वर्तनी, कॉमा, अर्धविराम जैसे बिंदुओं पर भी ध्यान देती थीं अध्यायों को देखते समय। मैडम असहमत होते हुए भी अगर शोधार्थी के तर्क में दम है तो असहमति के बावजूद वो उस अध्याय को स्वीकार कर लेती थीं। मुझे लगता है कि अपने शोधार्थी को असहमति के आकाश देने की उदारता हिंदी के बहुत कम अध्यापकों में दिखाई पड़ती है। अपने विद्यार्थियों के लिए कभी भी उन्होंने मौखिक सहानुभूति और आश्वासन नहीं दिया, लेकिन वे अपने विद्यार्थियों के लिए योद्धा की तरह खड़ी हो सकती थीं, खड़ी हुईं। इसलिए विद्यार्थी के कैरियर को एक सही आयाम देने में, राह दिखाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उनके सैकड़ों विद्यार्थी इस बात के लिए कृतज्ञ रहेंगे। निर्मला जैन के व्यक्तित्व का और उनके लेखन का एक बहुत खास बात है कि जिस समय उन्होंने आलोचना कर्म की शुरुआत की, वो शीत युद्ध का दौर था और हिंदी आलोचना में विचारधाराओं के दो आलोचकों, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह, और दूसरी तरफ जो उनकी स्थानीय जमीन थी काव्यशास्त्र की, जिसके प्रणेता और जिसके आधार डॉक्टर नगेंद्र थे, इन तीनों के बीच में प्रोफेसर निर्मला जैन ने आलोचना की अपनी राह निकाली। उनकी आलोचना दृष्टि के कुछ बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे दिखाई देते हैं, उनमें से एक कि वे किसी भी प्रकार की फार्मूलाबद्धता के विरुद्ध थीं। निष्कर्ष निकालने की उनकी पद्धति विश्लेषण धर्मी थी और इस तरह से आलोचना की जो अपनी निष्कर्षवादी राजनीति थी, उससे उन्होंने किनारा किया। यह अपनी राह निकालने की एक यात्रा थी और इस यात्रा में वो बहुत दूर तक चलीं और अपनी पहचान अर्जित की। दूसरी बात ये है कि प्रोफेसर निर्मला जैन का जो संस्कार था वो काव्यशास्त्र से बना था, तो उनकी जो आरंभिक यात्रा थी उसमें काव्यशास्त्र का प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे काव्यशास्त्र की दुनिया से वे व्यवहारिक आलोचना की दुनिया में आईं और जो पूरी समकालीन हिंदी की रचनाशीलता थी छठे दशक में, उनकी आलोचना ने काव्यशास्त्र की सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलकर समकालीन रचना के साथ संवाद की एक यात्रा की और इस तरह से नई कविता के तमाम कवियों से होते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए। उनकी आलोचना का दायरा बहुत बड़ा है। एक तरफ वे काव्यशास्त्र की जमीन पर थीं, दूसरी तरफ उनके सामने समकालीन रचनाशीलता थी, तीसरी तरफ एक कथा साहित्य था और उस कथा साहित्य की तीन महत्वपूर्ण हस्ताक्षर उनकी व्यक्तिगत मित्र थीं, कृष्णा सोबती, उषा पिरंबदा और मनु भंडारी। इन तीन मित्र रचनाकारों के कथा साहित्य पर कथा समय में तीन हम सफ़र नाम से उन्होंने किताब लिखी। एक बहुत खास बात दिखाई देती है कि मित्रता और मित्र की रचनाओं की आलोचना को उन्होंने अलग अलग रखा।
लेकिन मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूँ कि चूंकि उनकी आलोचना फार्मूलाबद्ध नहीं थी, इसलिए बाद में जब स्त्री विमर्श का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने इन तीनों रचनाकारों को स्त्री विमर्श के दायरे से बाहर रखा और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी रचना की पहचान का आधार लिंग नहीं हो सकता। उनकी प्रशासनिक दक्षता विलक्षण थी और इसलिए विश्वविद्यालय के कई प्रशासनिक पदों पर उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, अपनी सेवाएं दी। व्यक्तिगत रूप से वो मेरी गुरु थीं, हैं और रहेंगी। वे मेरी संरक्षिका थीं और उन्होंने मुझे साहित्य को समझने की एक दृष्टि दी, और वो दृष्टि ये थी कि दूसरों के लिए गए फैसलों के आलोक में रचना को मत देखो। हर पाठक की एक अपनी दुनिया होती है और हर रचना की भी एक दुनिया होती है। इन दो दुनियाओं को आपस में संवाद करने दो और उससे जो समझ और निष्कर्ष आए उसे ही प्रामाणिक मानो। मेरे अध्यापन में अगर कुछ भी नया है, अगर कुछ भी विचारणीय है, तो उसकी मूल प्रेरणा मुझे मैडम निर्मला जैन से मिली। एक और चीज़ जो जिनका असर आजीवन मेरे ऊपर है और रहेगा, वह है भाषा की और आचरण की प्रामाणिकता। मैंने कहीं लिखा भी है कि वे भरोसे का प्रतीक नहीं थीं, दरअसल वे भरोसा ही थीं। देश में संभवतः कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसमें उनके द्वारा नियुक्त किए गए अध्यापक और प्रोफेसर नहीं हों। हिंदी विभागों की वैचारिक जलवायु को और हिंदी विभागों की भाषा को और हिंदी विभाग के शिक्षकों की विश्वसनीयता को जो ऊंचाई उन्होंने दी, जो आयाम उन्होंने दिया, यह एक ऐसा पहलू है जिसे याद रखा जाना चाहिए, जिसे निश्चित रूप से याद रखा जाएगा। मैं मैडम को उनके नहीं रहने पर अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और जिस भरोसे का वे प्रतीक थीं, उस भरोसे को प्रणाम करता हूँ। इस संस्मरणात्मक वार्ता के दौरान प्रोफेसर रामेश्वर राय की वाणी में जो स्पंदन आपने महसूस किया, वो केवल स्मरण का नहीं था, वो ज्ञान के प्रति कृतज्ञता का था और अपने गुरु की आभा में जलने का स्पंदन था। क्योंकि कुछ व्यक्तित्व महज चले नहीं जाते, वो परिवर्तित हो जाते हैं, हमारे भीतर बोलते रहते हैं और उनका जीवन किसी आंदोलन की तरह नहीं, एक गूंज की तरह हमारे भीतर जीवित रहता है। हमारा भी प्रणाम डॉक्टर निर्मला जैन की स्मृतियों के नाम। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसकी आभा में साहित्य सुधी हमेशा आलोकित होते रहेंगे। ऐसी ही कुछ संस्थाएं होती हैं। हमारी अगली प्रस्तुति में हम काशी में सतत, अलबत्ता कभी कम कभी ज्यादा रोशन उस दीप शिखा की बात करने जा रहे हैं जिसने हिंदी भाषा की अस्मिता को उजास दिया, साहित्य की राहों में शब्दों के दीप जलाए और विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का अद्वितीय यत्न किया। ये है नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी चेतना की एक अमर ज्योति। चलते हैं बनारस और सुनते हैं नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल को। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी की सबसे पुरानी जीवित संस्था है। 16 जुलाई 1893 को क्वींस कॉलेजिएट स्कूल की 5वीं कक्षा के कुछ किशोर वय विद्यार्थियों ने इस संस्था की स्थापना की थी। उनमें से जो 3 नाम सर्वोपरि हैं और जिन्हें इस महान संस्था के संस्थापक होने का ओहदा मिला हुआ है, उनके नाम से हिंदी संसार वाकिफ है। मैं आप लोगों के लिए बता दूं, वे हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। लेकिन इस संस्था का भाग्य देखिए, इन विद्यार्थियों
के लक्ष्य में जो पावनता थी, उसने इस संस्था को शुरू में ही ऐसे अवसर दिए, ऐसी चुनौतियों का सामना किया इस महान संस्थान ने कि आरंभ के ही 10-15 वर्षों में इसने एक अखिल भारतीय गरिमा और विश्वसनीयता अर्जित कर ली। उसके बाद पिछली शताब्दी में नागरी प्रचारणी सभा के क्या क्या कार्य रहे? 20वीं सदी के बिल्कुल शुरुआती वर्षों से सभा ने बहुत बड़े बड़े काम अपने हाथ में ले लिए, जिनमें से पहला काम था सरकारी कामकाज और अदालतों में हिंदी भाषा और नागरी लिपि को प्रवेश दिलाना। अदालतों और सरकारी कामकाज में स्थान दिलाने के लिए एक बड़ा शांतिमय जन आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसका नेतृत्व अगर कहें तो महामना मदन मोहन मालवीय के हाथ में था जी। इस बात का बहुत असर पड़ा प्रांतीय शासन पर, और कुछ ही समय के बाद कुछ जिज्ञासाएं उसने प्रकट की, जिसका जवाब सभा के कार्यकर्ताओं ने दिया। वो जिज्ञासाएं और उनका जवाब अब ऐतिहासिक महत्व की निधियां हैं। वो रेयर डॉक्यूमेंट्स, जिससे भाषा का निर्माण, भाषा के प्रचार और प्रसार के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टियां हमें मिलती हैं। और इस प्रकार हमारे यहाँ अदालतों में उर्दू की बजाय देवनागरी लिपि को स्थान मिला। उर्दू भी एक भाषा थी, बजाय कहना सही नहीं होगा, उर्दू के साथ साथ नागरिक प्रचारणी सभा ने अपने खर्चे पर प्रमुख प्रमुख जिलों में मुहर्रिरों की नियुक्तियां की। अपने खर्चे पर डिक्री, इकरारनामे, सुलह के कागज छपवाए और तमाम कचहरियों में रखवाए। लेकिन ये सब सभा के लिए इतना घाटे का सौदा था और उसको तमाम सारे खर्चों से हाथ पीछे करने पड़े। लेकिन बनारस की कचहरी में अंत तक 2 मुहर्रिर जो सभा द्वारा नियुक्त थे और सभा द्वारा वेतन पोषित थे, चलते चले आए, और ये सिलसिला हिंदी के सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर बिल्कुल स्थापित हो जाने तक चलता रहा। साहित्य में और खास करके राजभाषा के लिए नागरी प्रचारणी के कार्य बताएं। जब भारत के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अधिनियमित किया गया और भारत की जनता ने 26 जनवरी 1950 को उसे अंगीकृत और आत्मार्पित कर लिया, तो उसे एक तार्किक निष्कर्ष की तरह देखा जा सकता है। और उसकी प्रक्रिया बहुत पहले से 20वीं सदी की शुरुआत से ही आरंभ हो चुकी थी। भाषा को निर्मित करने का बृहत्तर काम, उसमें अर्थों को स्थिर करने का बहुत महत्व लक्ष्य लेकर सभा आगे बढ़ी थी। सभा ने शब्दों के मानी तय किए। आप याद कीजिए, आजादी के 5 दशक पहले से सभा अपने प्रमुख को प्रधानमंत्री कहती चली आ रही है, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजर्षि टंडन समेत तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के आरंभ में सभा के कार्यकर्ता रह चुके हैं। सभा ने बहुत डिबेट की है संविधान निर्मात्री सभा से तमाम विषयों पर, और उस बहस का नतीजा ये निकला कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। सभा ने सबसे पहले वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आविष्कार किया हिंदी में। बनारस विद्या का केंद्र रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में स्थापना के बाद से मानो सभा की बौद्धिकता में और ताप आ गया। तो सभा ने हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज कराई, अपना साहित्य का कोश बड़ा किया, महान भक्त संत कवियों की रचनावलियां प्रकाशित की पाठ संपादित करके। ये सुनिश्चित किया कि एक निर्गुण पद कैसे कबीर का है, दादू का नहीं है, मलूक का नहीं है, रैदास या पीपा का नहीं है, सगुण राम भक्ति का कोई पद कैसे गोस्वामी तुलसीदास का है। ये सभा के विशेषज्ञों ने तय किया। तो इन अर्थों में साहित्य का वांग्मय तैयार करने में, भाषा को सामाजिक व्यवहार की, राजकीय कामकाज की, बोलचाल की और साहित्यिक अभिव्यक्ति की भाषा के तौर पर भी विकसित और निर्मित करने का जो
काम सभा ने अपने हाथ में लिया था उसको तरह तरह के मोर्चों पर सक्रिय रह के पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने सुना काशी स्थित नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल को। सौजन्य अनामिका श्रीवास्तव, आकाशवाणी लखनऊ। श्रोताओ, मई का महीना भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की लंबी यात्रा का एक प्रस्थान बिंदु है। 1857 में इन्हीं तपते दिनों में क्रांति की चिंगारी सुलगी थी। ऐसे ही कई प्रयास आने वाले लगभग 100 साल तक प्रतिरोध के रूप में दर्ज होते गए। इसी क्रम में 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में अस्तित्व में आए कुछ प्रमुख गीतों, लेखों और इनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के योगदान पर प्रकाश डालता ये लघु रूपक बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी, आवाजों के खजाने से पत्रिका की अगली प्रस्तुति है। बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्ध बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन के चरम पर। व्यापारी से शासक बने अंग्रेजों के जिस्म को सिपाही विद्रोह का शूल रह रह कर डस रहा था। संपूर्ण देश में स्वाधीनता का अलख जगाने वाले बंगाल को निष्क्रिय करने की तमाम कोशिशें जब धराशायी होती गईं, तो अंग्रेजों ने ऐसा फैसला लेने की ठानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन की जड़ हिलाने के लिए पर्याप्त था। प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए बंगाल को तोड़ने का निर्णय लिया गया। ओ आमार देशेर माटी तुम्हार पारे ठेकाई माथा, ओ आमार देशेर माटी तुम्हार पारे ठेकाई माथा। मूलतः ये फूट डालो राज करो नीति का ही वृहद स्वरूप था। 7 करोड़ 80 लाख की आबादी वाले तत्कालीन बंगाल को प्रशासनिक कारण बताकर विभक्त तो किया गया, परंतु इस विभाजन के पीछे धार्मिक भेदभाव के बीज बोने का षड्यंत्र व्याप्त था। मुक्तिर मंदिर सोपान तले कत प्राण हलो बलिदान, छायाছে জশ্রু জলে মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলিদান, छायाছে জশ্রু জলে। अक्टूबर 1905 तत्कालीन अंग्रेज नुमाइंदे लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग का ऐलान किया। भारतीयता और राष्ट्रवाद का बिगुल अंग्रेजों के इस निर्णय से सस्वर हो उठा। विरोध के स्वर मुखर होते गए, बंगाल का जनमानस विचलित हो उठा। विश्व पटल पर अपनी प्रतिभा और दक्षता से जाने जाने वाले विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस निर्णय का कड़ा विरोध किया। बांग्लार माटी बांग्लार जल बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो हे भगवान। इस अभिनव प्रयास में जहां एक ओर अंग्रेजों की दुर्नीति का नाश हुआ, वहीं अंग्रेजी शासन के खिलाफ सभी संप्रदायों में भारतीयता के स्वर मुखर हुए। आमी भय करबो ना भय करबो ना, आमी भय करबो ना भय करबो ना, दुबेला मरार आगे मरबो ना भाई मरबो ना, आमी भय करबो ना भय करबो ना। बंगाल विभाजन ने भारतीयों को एकजुट होने का आह्वान भी किया। उधर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की स्वदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने की सीख लोगों के मन मस्तिष्क में तो छाई ही थी,
उसे समुचित तौर पे अमली जामा पहनाया गया बंगाल विभाजन के बाद। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই। स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल में देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों को एक नई पहचान दी। हालांकि देशभक्ति से भरे बांग्ला गीतों का चलन 19वीं सदी से ही था। बंगाल विभाजन के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान उत्तर कोलकाता के जोड़ासांको में कई बैठकें हुई और इन बैठकों में इन गीतों के साथ स्वदेशी विचारधारा को मजबूती मिली। बदलते समय के साथ इन गीतों में सर्वहारा की व्यथा, सामंतवाद और राजतंत्र की खिलाफत जैसे भावों को भी शामिल किया गया था। सच्चाई से लड़ी जाने वाली लड़ाई अंजाम तक पहुंची। ठीक 6 वर्षों बाद अंग्रेजों को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। 1911 में बंगाल को तोड़ने का ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने वापस ले लिया। मानवता, भाईचारे और सौहार्द की डोर फिर एक बार मजबूत हुई। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम कहलाने वाली बंगाल की धरती फिर एक बार बंधुत्व के आगोश में लहलहा उठी। बंगाल की मिट्टी, बंगाल का पानी, आवाजों के खजाने से अभी आपने सुना ये लघु रूपक। आलेख, वाचन और प्रस्तुति मनीष भट्टाचार्य, सौजन्य आकाशवाणी कोलकाता। अब हम जिक्र करते हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2025 में पद्म पुरस्कारों के लिए नामित या सम्मानित नामों का। केरल के प्रसिद्ध मलयालम लेखक और पटकथा लेखक M.T. वासुदेवन नायर को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अर्थशास्त्री और लेखक विवेक देबरॉय को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ए सूर्यप्रकाश वरिष्ठ पत्रकार और प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से हमारे समय के कई महत्वपूर्ण नामों को सम्मानित किया गया, जिनमें हरियाणा के हिंदी और हरियाणवी लोक साहित्य के लेखक डॉक्टर संतराम देशवाल शामिल हैं। साथ ही हैं अनिल कुमार बोड़ो, जो असम के बोडो साहित्य और लोक कथाओं के विशेषज्ञ हैं। अरुणोदय साहा, त्रिपुरा के शिक्षाविद और लेखक, जिन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। प्रोफेसर डेविड आर सिएमलिया, मेघालय के इतिहासकार और यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने पूर्वोत्तर भारत के इतिहास पर महत्वपूर्ण शोध किया है। और इन्हीं में शामिल हैं शीनकाफ निजाम, जो राजस्थान के जोधपुर से हैं और उर्दू कविता, आलोचना और संपादन के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। पत्रिका के आने वाले अंकों में हमारा प्रयास होगा कि इन सम्मानित साहित्य सेवियों से आपकी मुलाकात करवाई जाए। दोस्तों, आज 3 मई है, यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता लोकतंत्र की बुनियाद है। साहित्य की अविरल धारा में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, सुमित्रा नंदन पंत, R.K. नारायण के अवदान को नमन करते हुए संपन्न होता है साहित्य भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।